नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम लेकर आए हैं स्त्री रचना के रंग हेलो हल्द्वानी के संग। और हमेशा ही इस कार्यक्रम में हम दो महिलाएं बैठती हैं और स्त्रियों की रचनाओं पर या स्त्रियों पर लिखी गई रचनाओं पर बातचीत करती हैं। लेकिन आज एक बहुत ही सुखद मौका है कि एक पुरुष हमारे साथ बैठे हैं जो भीतर से हम कहें कि स्त्री हैं या फिर संवेदनशील हैं और हर इंसान को एक मनुष्य की तरह देखते हैं। तो लोकेश नवानी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भाषाविद हैं, भाषा विज्ञानी हैं। भाषा को लेकर उत्तराखंड में आज जो भी काम आपको अगर दिख रहा है तो एक बहुत गहरा काम आपने किया है। बहुत अरसे से, कई दशकों से आप भाषा को लेकर काम कर रहे हैं। धाद संस्था के फाउंडर हैं। 1987 में ये संस्था आई थी, मैगजीन निकलती थी धाद नाम से। उसके बाद 1992 से ये संस्था काम कर रही है भाषा को लेकर, महिला मुद्दों को लेकर। और नवानी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत करते हैं, बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। और आज आप महिलाओं पर लिखी गई आपकी जल्दी ही एक किताब आने वाली है, गीतों की, कविताओं की। हम बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे उस संग्रह का। तो अभी मैं चाहती हूँ कि कुछ कविताएं आप सुनाएं। बिल्कुल। तो पहला सवाल मैं अपने ही ओर से कर देता हूँ कि मैं महिला मुद्दों पर क्या लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ और क्या लिखता हूँ। तो मैंने महसूस किया इस लंबे समय में, क्योंकि मैं गांव का व्यक्ति हूँ और गांव के माहौल में रहा हूँ, लेकिन मैंने भी उसी वातावरण में जन्म लिया, परवरिश हुई जहाँ पर हम स्त्री को कमतर आंकते हैं, उसको हाशिए पर धकेलते हैं। लेकिन मैंने उनकी पीड़ाओं को देखा, समझा, उनके विचारों को समझा। तो पहले झूठ क्या बोलना, मैं भी वही आदमी था। अब यहाँ पर वो शब्द बोलना उचित नहीं है, लेकिन जैसे आम गांव के आदमी होते हैं, अगर मैं दूसरे शब्दों में करूँगी वही सब बेवकूफ़ियाँ मेरे अंदर भी थी। मेरी माँ जी, मेरी दादी, मेरी पत्नी पढ़े हुए लिखे नहीं थे, और उस समय सामाजिक दबाव इतना रहता था कि हम महिलाओं के प्रति अगर अच्छा भी सोचें तो लोग क्या कहते थे कि जैसे अरे ये तो अपनी पत्नी के बहकाने में जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें टिप्पणियां करते थे। लेकिन इस सबके बीच मैंने देखा, मेरी माँ जब मुझे छोड़ने आती थी, 8 मील पैदल जाना पड़ता था, रोती थी। मेरी दादी कैसे रोते थे। मेरी पत्नी, मेरा विवाह 18 साल की उम्र होते ही, मतलब, और 3 दिन हुआ कि 19 साल में होनी चाहिए, तो 18 साल जैसे पूरे हुए। मेरे 22 जनवरी को मेरा जन्मदिन है और 25 तारीख को शादी हो गई। आप समझ सकते हैं कि हम अपने माता पिता से बहुत डरते थे, पिताजी से बहुत डरते थे, तो हम कुछ नहीं करते थे। लेकिन मैंने इस सब प्रक्रिया में ये पाया कि स्त्रियों के मन में भी कई प्रश्न होते हैं और हम उनका उपहास करते हैं, उनके प्रश्नों को महत्व तो नहीं देते। लेकिन कभी कभी मेरी पत्नी मुझे ऐसे सवाल करती थी कि जिससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये इसके स्त्री होने के सवाल नहीं है, मनुष्य होने के सवाल। फिर मैंने उनके मनोविज्ञान को समझा और उनकी ज़रूरतों को, आकांक्षाओं को, उम्मीदों को, सपनों को जाना, और मैंने फिर वो गीत लिखने शुरू कर दिए। तो पहले मैंने जागरण के गीत लिखे, फिर उसके मनुष्य होने के गीत लिखे, या उसकी जो चेतनाशीलता थी उसकी है। तो मैंने पृथ्वी को, मेरे कुछ कविता पोस्टर भी पहले छपे थे कि जिस दिन पृथ्वी के भीतर दूसरी पृथ्वी है स्त्री। इसका बहुत पुराना पोस्टर है, फेसबुक में भी है। पृथ्वी के भीतर दूसरी पृथ्वी है स्त्री, जिस दिन नहीं होगी स्त्री दुनिया भी नहीं होगी। ऐसी कविता है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लिखे। फिर मैंने बाद में गीत गाए, और गीत गाने के साथ धीरे धीरे मुझे नई अनुभूतियां होने लग गई कि स्त्री किस लिए है। तो मैं सिर्फ बहुत से लिखे। तो मैं कुछ कविताएं आपको सुनाना चाहूंगा। पहली कविता है, पृथ्वी की समान धर्मा है स्त्री। जिस दिन पृथ्वी पर पहले पहल उगा था जीवन, जिस दिन पृथ्वी पर पहले पहल उगा जीवन, खिले फूल उसने सब पर बिखेरी मुस्कान, सभी को बांटा प्यार। जिस दिन पृथ्वी पर पहले पहल उगा जीवन, खिले फूल उसने सब पर बिखेरी मुस्कान, सभी को बांटा प्यार। दुनिया की पहली स्त्री बनी माँ, उसने शिशु को दिया पहला पहला प्यार। लाखों साल बाद भी वही प्यार आज भी करती है स्त्री। दुनिया की पहली स्त्री जिस दिन बनी माँ, उसने शिशु को दिया पहला पहला प्यार। लाखों साल बाद भी
वही प्यार करती है स्त्री। पृथ्वी और स्त्री समान धर्मा हैं, पर्यायवाची होने की हद तक। घोषित अघोषित, प्रकट और अप्रकट अपनी अपनी जगह मौजूद रहकर दोनों करती हैं सृष्टि का रचनात्मक विस्तार। पृथ्वी और स्त्री एक सा सींचती पोसती हैं, देती हैं छाया और दुलार, आश्रय और गोद, मिट्टी और पेट, ऑक्सीजन और रक्त, पानी और दूध, फसलें और रोटी। स्त्री पृथ्वी की समान धर्मा है। स्त्री पृथ्वी की समान धर्मा है। दूसरी कविता है दुनिया की उम्र। प्रेम की ऊर्जा से लबालब भरी स्त्री, प्रेम की ऊर्जा से लबालब भरी स्त्री रचती है दुनिया। सृष्टि के प्राण तत्व से आप्लावित स्त्री प्रवाहित करती है निरंतर सृजन की रस धाराएं। जीवन की अतल गहराइयों को विस्तार देकर दुनिया को बचाती हैं। प्रेम की ऊष्मा से भरी स्त्रियां दुनिया की उम्र बढ़ाती हैं। प्रेम की ऊष्मा से भरी स्त्रियां दुनिया की उम्र बढ़ाती हैं। और एक कविता जिसने मैंने महसूस किया कि स्त्रियां स्त्रियां नहीं हैं, औरतें नहीं हैं, खातून नहीं है, वो दुनिया के आधे मनुष्य हैं। दुनिया के आधे मनुष्य, समाज के आधे मनुष्य, घर के आधे मनुष्य स्त्रियां हैं। दुनिया के आधे मनुष्य, समाज के आधे मनुष्य, घर के आधे मनुष्य स्त्रियां हैं। जंगलों के आधे मनुष्य, पर्वतों के आधे मनुष्य, घाटियों के आधे मनुष्य, द्वीपों और महाद्वीपों के आधे मनुष्य स्त्रियां हैं। दुनिया की आधी बुद्धि, दुनिया के आधे विचार, दुनिया की आधी आभा, दुनिया का आधा वैभव स्त्रियों के पास है। दुनिया की आधी बुद्धि, दुनिया के आधे विचार, दुनिया की आधी आभा, दुनिया का आधा वैभव स्त्रियों के पास है। दुनिया की आधी सांसें, दुनिया की आधी आकांक्षाएं, दुनिया के आधे सपने, दुनिया की आधी उत्कंठाएं स्त्रियों की हैं। दुनिया का आधा श्रम, दुनिया का आधा कौशल, दुनिया की आधी सामर्थ्य, दुनिया की आधी संभावनाएं स्त्रियों के पास हैं। दुनिया के आधे दुख, दुनिया की आधी तकलीफें, दुनिया की आधी पीड़ाएं, दुनिया की आधी चिंताएं, दुनिया की आधी आफतें स्त्रियों की हैं। दुनिया के आधे मसले, दुनिया के आधे सरोकार, दुनिया के आधे सवाल स्त्रियों के हैं। दुनिया की आधी ताकत, दुनिया की आधी सत्ता, दुनिया की आधी दौलत, दुनिया का आधा सुख और रुतबा क्यों नहीं है दुनिया के आधे मनुष्यों के पास? क्यों नहीं है दुनिया के आधे मनुष्यों के पास? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। बहुत शानदार कविता, बहुत ही मार्मिक कविता और बहुत वाजिब सवाल करती हुई। बिल्कुल। तो सर कब लिखी ये कविता, कितना समय हो गया है? ये दरअसल मैं मूल रूप में कवि ही हूँ और मैं पहले से लिखता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं सामाजिक कार्यकर्ता बन गया और मैंने कविता की बजाय सामाजिक काम कर दिया और भारत में बहुत सामाजिक काम हो रहे हैं, इतने की कोई इंस्टीट्यूशन नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम सोशल मीडिया के जरिए देखते हैं कि बहुत सारा, और महिलाओं को लेकर हम देखते हैं कि शुरुआत से ही शुरुआत से बहुत अच्छे तो मैंने बहुत समय पहले महिला कविता, और देहरादून में जब हम लोग थे तो कवि गोष्ठियाँ ढाती की हुआ करती थी। तो कितने कवि तैयार किए हैं आप लोगों ने नए। अब आपको आश्चर्य होगा, जो गढ़वाली में जितने कवि हैं लगभग हर कवि धात से निकला है। बिल्कुल, एक पाठशाला है। बिल्कुल। और मैं उसमें लगातार काम कर रहा हूँ, मेरा वही था और मेरी अपनी कविताएं भी थी। और दुर्भाग्य ये रहा कि मैं ऑर्गेनाइजर बन गया। तो ऑर्गेनाइजर की एक समस्या होती है, भाई दरी बिछाओ, अब पेड़ पे बैनर लगाओ, तो लोकेश नवानी को पेड़ पे चढ़ाना भी आता है, दरी बिछाने भी आते, चंदा भी मांगना आता है, भूखा रहना भी आता है। लेकिन मैंने ये सब किया एक शौक की वजह से, अपनी खुशियों के लिए। बिल्कुल, ये आपका सरल अंदाज है, हम सैल्यूट करते हैं ऐसी शख्सियत को। तो इसमें फिर इतनी सरलता हर इंसान के भीतर। तो मैंने फिर वो मतलब वो काम कम करके वो काम ज्यादा किया, ये कम किया। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा ये काम है ये भी बड़ा काम है। ये दुनिया तब सुंदर बनेगी, ये दुनिया तब सभ्य बनेगी। अभी सभ्य नहीं है दुनिया, हम भले करें सिविलाइजेशन आगे बढ़ गई, सच नहीं। इसलिए कि हम स्त्रियों के साथ भेदभाव करते हैं, गैर बराबरी करते हैं, उसे कमतर समझते हैं। उसकी बौद्धिक सामर्थ्य से चलाओ ना दुनिया,
दुनिया आज तक बनी है जो ऐसी बुद्धि से बनी हुई है, गड्ढे खोद के नहीं बनी हुई है। तो स्त्री की बौद्धिक सामर्थ्य का उपयोग नहीं हुआ, और दुनिया की आदि बुद्धि जिस दिन दुनिया के कल्याण में लगेगी, उसके निर्माण में लगेगी, दुनिया बहुत सुंदर तब बनेगी, तो स्त्री को आगे आना होगा। क्या बात है, ये कविता ये भी बन गई है यहाँ पे। समझ लिया ना। तो ये दुनिया जितनी किसी और की है, जितनी किसी और की है दुनिया, ये भी एक कविता है। यह दुनिया जितनी किसी और की है, यह दुनिया जितनी किसी और की है, उतनी ही स्त्री की भी है। यह दुनिया जितनी किसी और की है, उतनी ही स्त्री की भी है। ये फूल, ये मंजरियां, ये तितलियां, ये इंद्रधनुष जितने किसी और के हैं, उतने ही स्त्री के भी हैं। ये पर्वत, पठार और नदियां, ये पर्वत, पठार और नदियां, ये चांदनी, ये सुरभियां, ये बहारें जितने किसी और के हैं, स्त्री के भी उतने ही हैं। यह जितनी गिलहरियों, मछलियों और हिरणों की हैं, उतनी ही स्त्री की भी है। यह जितनी पुरुष की है, उतनी ही स्त्री की भी। क्या बात है, बहुत खूब। और हम कहते हैं कि दुनिया ने, स्त्री ने क्या दिया दुनिया को? बच्चे पालना कोई बड़ा काम थोड़ी है। खाना बना दिया तो कर दिया बड़ा सा काम। हमने इस तरह से उसे हाशिए पर धकेला, लेकिन स्त्री ने दुनिया को दिया क्या? उस पर कविता है, दुनिया को स्त्री की देन। स्त्री ने ही पहले पहल सृष्टि में बिखेरे हंसी के बीज। स्त्री ने ही पहले पहल सृष्टि में बिखेरे हंसी के बीज। उसी ने रोपी धरती पर सबसे पहले प्यार की गंध, खिलाई प्रेम की मंजरियां। स्त्री ने ही हमें सहस्रों शब्द और शब्दकोश, स्त्री ने ही दिए हमें सहस्रों शब्द और शब्दकोश। वह स्त्री ही थी जिसने संस्कृतियों को गोद में दुलराया, सभ्यता की हर नदी का जल उलीचा। स्त्रियों ने ही संस्कृतियों को गोद में दुलराया, सभ्यता की हर नदी का जल उलीचा। उसी ने पिया पहली बार धान गेहूं की बालियों का दूध। उसी ने ही पिया पहली बार धान गेहूं की बालियों का दूध। गाय के सिर पर सहलाया हाथ, टुट्टड़ फुट्टड़ जोड़ सृजा ऐश्वर्य, वैभव को दिया अर्थ। टुट्टड़ फुट्टड़ में छोटी मोटी चीजें जोड़ते हैं, है ना। टुट्टड़ फुट्टड़ जोड़ सृजा ऐश्वर्य, कि ये मेरा घर है, ये मेरी संपदा है, और वैभव को दिया अर्थ। स्त्री ने ही कठिनतम समय में लाखों साल, लाखों मील, लाखों नदियों और सागरों, लाखों पर्वतों, लाखों जंगलों और घाटियों, लाखों अंधेरों, शीत और ताप, लाखों प्रकोपों, रोगों और भूख प्यास झेलते, सहते, उतरते, चलते और पार करते हुए संततियों को छाती से चिपका इस ग्रह के कोने कोने में मनुष्य के बीज बिखेरे। लाखों युगों तक चलते चलते संततियों को छाती से चिपका इस ग्रह के कोने कोने में मनुष्य के बीज बिखेरे, आबाद किया। स्त्री ही है कि पृथ्वी के चप्पे चप्पे पर मुस्कुराता है मनुष्य। स्त्री ही है कि धरती के, पृथ्वी के चप्पे चप्पे पर मुस्कुराता है मनुष्य। स्त्री ने दुनिया को क्या दिया? स्त्री ने दुनिया को क्या दिया न भी कहा जाए। धरती के हर छोर पर मनुष्य का मुस्कुराना स्त्री की सबसे बड़ी देन है। स्त्री ने क्या दिया ये न भी कहा जाए। धरती के हर छोर पर मनुष्य का मुस्कुराना स्त्री की सबसे बड़ी देन है। एक दो ऐसी कविता सुना देता हूँ। बहस कविता है जो आज तक हम स्त्रियों को लेकर बहस करते रहे, ये सुंदर है, ये फलानी है, ऐसी ऐसी बातें लाखों करते रहे। असली बहस तो की नहीं हमने, मुस्कुराने से रोकते हैं। लड़कियां नहीं हंसती, तो मैंने इस पे दो रचनाएं लिखी। एक तो मैंने लड़की मुस्कुरा तू जोर से हंस खिलखिला लड़की, हमेशा रख तू हंसने का ये जारी सिलसिला लड़की, ये गीत है। और एक मैंने लिखा है सभ्यता को मुस्कुराना दो। तो मैं कविता के शिल्प में जो है
सभ्यता को मुस्कुराने दो कविता पढ़ रहा हूं। एक लड़की मुस्कुराएगी, एक लड़की मुस्कुराएगी, एक दुनिया मुस्कुराएगी, एक सभ्यता मुस्कुराएगी। एक लड़की मुस्कुराएगी, एक दुनिया मुस्कुराएगी, एक सभ्यता मुस्कुराएगी। लड़कियां मुस्कुराएंगी तो हवाएं मुस्कुराएंगी, बादल मुस्कुराएंगे, आसमान मुस्कुराएगा। लड़कियां मुस्कुराएंगी तो फूल मुस्कुराएंगे, जंगल मुस्कुराएंगे, नदी मुस्कुराएगी। लड़कियां मुस्कुराएंगी तो चांदनी मुस्कुराएगी, सितारे मुस्कुराएंगे, तितलियां मुस्कुराएंगी। लड़कियों की मुस्कुराहट के बिना दुनिया की तमाम खुशियां अधूरी हैं। दुनिया की मुस्कुराहट के बिना दुनिया की तमाम खुशियां अधूरी हैं। लड़कियों को मुस्कुराने दो, धरती को मुस्कुराने दो, जीवन को मुस्कुराने दो। लड़कियों के मुस्कुराने से संस्कृतियां मुस्कुराती हैं। लड़कियों के मुस्कुराने से संस्कृतियां मुस्कुराते हैं। और अंतिम कविता और पढ़ देता हूँ, स्त्री के पर्यायवाची। अब हमने स्त्री के पर्यायवाची सब उल्टे सीधे बना रखे हैं, वनिता, कामिनी एटसेट्रा। अगर हम इनकी गहराई में जाएं और उनका अर्थ विश्लेषण करें तो वो स्त्री के सही अर्थ मेरी दृष्टि में नहीं देते, नहीं समझे। हम उसे किसी उस रूप में नहीं देखते, मनुष्य के रूप में नहीं देखते। उनको उपयोग की दृष्टि से बांधते हैं इन रिश्तों में या नातों में या इन जो है। तो स्त्री के पर्यायवाची है, कभी अबला बोल दिया तो कभी सबला बोल दिया, नहीं समझे। कभी मतलब रमणी बोल देते, रमण करने वाली, नहीं समझे। या मोहिनी, मोहने वाली, सारे नाम उन्होंने वैसे वस्तु करने वाले नाम। मतलब ये जो असली सामर्थ्य की तो बात की नहीं, उसके पर्यायवाची क्या है। या लक्ष्मीबाई को बोला तो मर्दाना बोला। तो स्त्री का पर्यायवाची न अबला है न सबला। स्त्री का पर्यायवाची न अबला है न सबला, कोरी तुकबाजी है ये। अबला का सबला बना दिया। स्त्री का पर्यायवाची न अबला है न सबला, कोरी तुकबाजी है ये। स्त्री का पर्यायवाची है रस्सी। स्त्री का पर्यायवाची है रस्सी, जिससे बंधा रहता है जीवन, दुनिया और कुदरत। जिससे बंधा रहता है जीवन, दुनिया और कुदरत। स्त्री का पर्यायवाची वामा, वनिता, वधु भी नहीं हो सकते। वामा, वनिता, वधु भी नहीं हो सकते। ये कहकर मानो कोई बड़ा तमगा दे दिया हो उसे। ये कहकर मानो कोई बड़ा तमगा दे दिया हो उसे। स्त्री का पर्यायवाची है पुल। स्त्री का पर्यायवाची है पुल, उसी की तरह है जोड़ती है स्त्री घर, परिवार, नाते, रिश्ते, जीवन और संवाद। स्त्री का पर्यायवाची कांता, कामिनी, मोहिनी की भी क्या अर्थ सकता है। स्त्री का पर्यायवाची कांता, कामिनी, मोहिनी की भी क्या अर्थ सकता है। बेफालतू की संज्ञाएं हैं, सब बेफालतू की संज्ञाएं हैं। स्त्री का पर्यायवाची है नदी। नदी के सदृश जीवन को सींचती है स्त्री। नदी के सदृश जीवन को सींचती है स्त्री। स्त्री का पर्यायवाची रमणी, ललना, सुंदरी भी नहीं हो सकते। यह भी निरा वाक्छल है। वाक्छल करते हैं, क्या सुंदर है। यह भी निरा वाक्छल है। स्त्री का पर्यायवाची है खेत, उसी की मानिंद भरती है स्त्री सबका पेट। उसी के मानिंद भरती है स्त्री सबका पेट। स्त्री बीन है न रागिनी। कहानी बीन भी है तो मैं इस तरह से उपमाएं देते हैं। स्त्री न बीन है न रागिनी, माया नटनी ठगनी भी नहीं है। हम उसे कहते हैं ना माया, नटनी भी कहते हैं, ठगनी भी कहते हैं। स्त्री न बीन है न रागिनी, माया नटनी ठगनी भी नहीं है। यह तो सरासर अपमान और ईर्ष्या की भाषा है। यह तो सरासर अपमान और ईर्ष्या की भाषा है। स्त्री का पर्यायवाची है अमरबेल। स्त्री का पर्यायवाची है अमरबेल। तमाम घामों के बावजूद नहीं सूखती, कभी नहीं मरता उसका प्यार पेड़ के मरने तक। स्त्री बीन है न रागिनी, माया नटनी ठगनी भी नहीं है। यह तो सरासर अपमान और ईर्ष्या की भाषा है। स्त्री की पर्यायवाची है अमरबेल।
तमाम घावों के बावजूद नहीं सूखती, कभी नहीं, तमाम घावों के बावजूद नहीं सूखती, कभी नहीं मरता उसका प्यार पेड़ के मरने तक। रस्सी पुल नदी खेत अमर बेल है स्त्री, रस्सी नदी अमर बेल खेत है स्त्री। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत शानदार विशेषणों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही सुंदर, एक से बढ़कर एक कविताएं बहुत अलग किस्म की आप सबके सामने खुद इन्वेस्ट करने का रखते हैं शौक। तो इन शानदार कविताओं के लिए नवानी जी बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे बाद आपका इतना सुंदर अंदाज है जो कहने का, वो भी सुना और इन बेहतरीन कविताओं को भी सुना। बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। जी जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हम सबको सुनने के लिए, नवानी जी को। और उम्मीद है आपको ये कविताएं पसंद आई होंगी, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो लोकेश नवानी जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद आपका।